बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक ज़िद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफ़ी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वज़ीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पर भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। बल्कि बाद में जो खुफिया मालूमात मंजर आम पे आती हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं, या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं, तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं, और यहाँ पे मौलवियों को मिलकर इस्लाम का मंजन बेच देते हैं। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो कौमी असम्बली में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे और मामलात हैं वो भी, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है सुहेल अफरीदी से। मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियाँ हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम ख़राब है, आप वहाँ नहीं जा सकते, और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पे जाने का फ़ैसला किया। ये पेशावर से अपना काफ़िला लेकर निकले, और बिलाखिर ये अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे, जान बहुत ख़तरे में है। और ये वादी तीरा का इलाका है, यहाँ पर आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहाँ की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहाँ एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ जबान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। ये सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। ये कुछ मनाजर मैं देख रहा हूँ, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं, और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले, इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है, और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी, लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहाँ से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन, और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादी तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं,
तो सुहेल अफरीदी को इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असम्बली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को अंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में हैं, यहाँ पे अंदर बंद बैठे हैं, यहाँ पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो। बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज़ मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, ये भी उन्होंने कहा और बार बार कहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो अब इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहां से तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी, अब कुछ छोटी छोटी चीजें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता हूं। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूं तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें, इन्होंने कुछ ऑडियोज के ऊपर काम करना शुरू किया था इससे कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग एप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले से ये काम करते रहे माजी में, इन्होंने ये काम किया था। जो जज थे, जो डैम बनाने वाले जज थे, जो डैम बनाने में बहुत मशहूर हो गए, साकिब निसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो को आर्टिफिशियल करके बना दिया था। कुछ और लोगों की ऑडियोज को भी किया था, इमरान खान की भी किया था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ था। तो अब उससे बेहतर सॉफ्टवेयर और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इन्होंने कोई गेम डाली और कुछ ऑडियोज तैयार की हैं इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर। अच्छा, ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियोज अभी भी इस काबिल नहीं है कि इन्हें पब्लिक किया जाए। मैंने पूछा, मैंने कहा पब्लिक क्यों नहीं की, फिर ऑडियोज अगर बना ली हैं और बड़ी शानदार ऑडियोज है इमरान खान की, तो पब्लिक क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा जी ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक्सपर्ट हैं इस काम में और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं सॉफ्टवेयर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो पकड़ देंगे इसको। तो इसको अभी और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे, पब्लिक कैसे करेंगे, कोर्ट में आप ले जा नहीं सकते किसी जगह पे। उन्होंने कहा जी कोर्ट का ये मामला नहीं है, मामला परसेप्शन का है। इमरान खान को कोर्ट में तो डालने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने सोर्स की बात बता रहा हूं, रिवील मैं नहीं कर सकता। उसने कहा इमरान खान को कोर्ट में तो हराने की बात ही नहीं है, कोर्ट तो कंट्रोल में है, कोर्ट को तो जो कहेंगे वही कर देगा, कोर्ट को तो सबूत चाहिए ही नहीं इमरान खान को जेल में रखने के लिए, वो आप बेफिक्र हो जाए। असल में मामला यह है कि इमरान खान की परसेप्शन तोड़नी है, और ये ऑडियो अगर पब्लिक की जाएगी तो पब्लिक इसको उड़ा के रख देगी, तो फिर इस ऑडियो को खास खास लोगों को सुनवाया जा सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, इसी पे ना एक अजीबोगरीब दावा जो है वो मैं देख रहा था। अभी ये ऑडियो का क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, चंद लोगों को सुनवाते हैं, मुझे आई डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन मुझे ये पता चल गया था आज से कुछ दिन पहले कि इमरान खान साहब की ऑडियो के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और ये कार इस्लामाबाद में रहे, रावलपिंडी में नहीं, रावलपिंडी वाले शामिल हैं लेकिन इस्लामाबाद में कर रहे हैं। अब आ जाए जनाब के इंजीनियर साहब बात नहीं आ रहे मैं हैरान हो जाता हूं, एक आदमी इतना ढीठ कैसे हो सकता है, हद से ज्यादा। इंजीनियर साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें एक लोगों में एक पहचान दे दी और एक खास हवाले से दे दी,
लेकिन इंजीनियर साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जिस शाख पे वो बैठे उसको, मैंने पैगाम भी भेजा, कुछ और दोस्तों ने भी इंजीनियर साहब को कहा कि ये ना करें आप, इंजीनियर साहब अब फंस जाएंगे। अगर आपको इतना ही ज़ोम है अपनी सियासत पे तो फिर आप एक काम करें, आप एक नया चैनल बनाएं सियासी, उस पर आप वीलॉग किया करें कि ये मेरा सियासी वीलॉग है। पता चल जाएगा आपको कितने लोग सुनते हैं। लोग आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए सुनते हैं, लोग आपको सिर्फ चस्का लेने के लिए सुनते हैं, और आपके अंदर आपके पल्ले कुछ बचा नहीं है। अपनी वीडियोस की पुरानी के थंबनेल उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा। अब नाज़रीन एक नया इंटरव्यू दे दिया इन्होंने। राणा सनाउल्लाह साहब जनाब लोहे का आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, कमाल आदमी है, जेल में बंद था, जमीन पे सोता था, पसीने आते थे, पसीने बह के चक्कियों से बाहर बह जाते थे, जेलों में ये हो जाता था। लोग गवाहियां देते हैं, पीटीआई के लोग जनाब ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, एक देवता है राणा सनाउल्लाह। चुक दी गेम जनाब इंजीनियर मिर्जा साहब ने। पता नहीं राणा साहब से उन्हें क्या काम पड़ गया। अब राणा साहब ख्याल कीजिएगा, इंजीनियर साहब आपको कोई ना कोई आपको डस्ट डाल देनी है इन्होंने, मुझे तो ऐसे लगता है। बड़ी गेम उठाई है इंजीनियर साहब ने राणा साहब की, आउट ऑफ द वे जाके गेम उठाई है। ये कल को मरियम नवाज की भी गेम उठा देंगे, नवाज शरीफ भी उठा देंगे। मैं पहले दिन से जानता हूं कि ये नून लीग के कारकुन है, और ये करते क्या तरीका वारदात। ये थोड़ी सी तारीफ इमरान खान की, थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, जैसे ही माहौल बना वैसे ही कोई ना कोई खच मार दी, और ये हमेशा करते हैं। अब नाज़रीन ये देखें, इंजीनियर कहता है कि राणा बड़ा दलेर है, राणा खुद कहता है अपने मुंह से कि नहीं खान बड़ा दलेर है, और खान ये कहता है ये इंजीनियर है कौन, वो तो जानते ही नहीं इसको। सादी कहानी ये है, इंजीनियर जिसको दलेर साबित कर रहा है वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि नहीं दलेर इमरान खान है। हम सोच भी नहीं सकते थे जैसी जेल उसने काटी है। लेकिन इंजीनियर भी किसी ऑडियो शाडियो की किस्से सुना रहे हैं कि जनाब दुआ करें वो बाहर ना आ जाएं। पहले जनाब अली कहता था कि मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ क्रिकेट पे बात करता था। फिर एक दिन इसको खुशबू आ गई, इसने कहा खुशबू आती थी। जरा चेक करें जाके एकेडमी में कैमरे किसके लगे हुए हैं और उनकी एक्सेस कहां पे है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एकेडमी में कैमरे लगे हुए हैं, और सिर्फ ये चेक करवा लें कि उन कैमरों की एक्सेस कहां कहां पर है। इंजीनियर साहब हंसी भी पड़े गए हैं यार, की हो गया, हम भी गिरफ्तार हुए हैं, मैं 10 दफा गिरफ्तार हुआ हूं। मैं 50 के करीब मुकदमात का सामना किया, और जिन मुकदमात का मैंने सामना किया है वो मुकदमात की सजा जो है वो सजाए मौत और उम्र कैद है। आप एक ही मुकदमे में यार ढेर हो गए, हौसला करना थी, की हो गया यार। इंजीनियर साहब दिल गुर्दा रखें, क्या हो गया। एक मुकदमे में आप ढेर हो गए, एक मुकदमे में ही आपकी सारी हवा निकल गई। जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप बुरा बुरा कहते थे, अब दिन रात आप उनकी तारीफें करते हैं। यानी मैं हैरान हो गया यार, मैं तो अगवा भी हुआ, जबरी तौर पे लापता हुआ। मेरे पास भी ऑप्शन था चुप कर जाता या मैं दूसरा मौकिफ ले लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंजीनियर साहब को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए था। मैं देखिए, मुझे बहुत लोग कहते थे कि ये आदमी जो जेलम की एकेडमी से बाहर नहीं आता, ये कितना बुज़दिल है, ये किसी का सामना नहीं कर सकता। इमरान साहब इसने आपसे 3 दफा वादा किया कि ये मिलने आएगा, ये आपके घर तक मिलने नहीं आ सका, ये कितना बुज़दिल आदमी है, आपको नहीं समझ आ रही। मैंने कहा नहीं यार, वो मजबूरी हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी भी तो मजबूरी है, आपका सिक्योरिटी इशू है, आपको तालिबान से भी खतरा था, आपको जो है वो अभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी आपको खतरा है। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, इसके बावजूद आप पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, सब करते हैं। पाकिस्तान से बाहर मैं जहां मौजूद हूं ताकि मेरी आवाज चलती रहे, तो यहां पर भी मैं हर तरफ जाता हूं, खतरा मौजूद है, इसके बावजूद घर से बाहर भी निकलता हूं। लेकिन जो आदमी अपने आप को एक साबिर शाकिर साहब पूरी दुनिया में बाहर घूमते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इनकी जानों को खतरा है लेकिन वो अपना काम करते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जो है वो एकेडमी से बाहर कदम नहीं रखते। जब बात करो जी मेरी सिक्योरिटी, तो लोग कहते थे कि ये बुज़दिल है, मैं मानता नहीं था। लेकिन ये जो अभी इन्होंने काम किया ना, सिर्फ 3 महीने की गिरफ्तारी के बाद ऐसी इंजीनियर साहब ने टेरी टा दी, पकड़ के खड़े ही नहीं हुए 2 मिनट के लिए भी। चलो कोई नहीं। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये खबर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और ये आसिम मुनीर साहब के करीबी ताल्लुक वाले लोग हैं। देखिए, जिनको आसिम मुनीर साहब ने रखा था सबको निगरान हुकूमतों में, वो आसिम मुनीर साहब के अपने लोग थे। चाहे वो मोहसिन नकवी है, अनवारुल हक काकड़ है, चाहे वो निगरान काबीना है, चाहे वो निगरान वुज़रा है, वफाकी या सूबाई, ये सारे उनके अपने लोग थे। अब ये SM तनवीर साहब जो है, ये ताजर रहनुमा है, साबिक निगरान वजीर है। अब ये भी आसिम मुनीर साहब के, क्योंकि देखें ना, मोहसिन नकवी की काबीना में कोई आसिम मुनीर साहब का दुश्मन तो रह नहीं सकता, तो ये भी उनके करीबी लोगों में से है, ये उनके ताल्लुकदारों में से है। अब ये उनका अपना बंदा क्या कह रहा है कि छोटी सनतें कबाड़ बन गई हैं पाकिस्तान में, छोटी सनतें पाकिस्तान में कबाड़ बन गई हैं। रियल स्टेट सेक्टर मुकम्मल ढेर हो चुका है। सीमेंट, स्टील, ग्लास,
एल्यूमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप, फर्नीचर की सनतें तबाह हो चुकी हैं। ये उन्होंने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि माशी इस्तेहकाम करते करते मईशत खत्म कर दी गई है। टेक्सटाइल के 145 यूनिट्स बंद हो गए हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस खत्म होने से 40 से ज्यादा सनतें खत्म हो रही हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा जी 3 नस्लें लग जाती है इंडस्ट्री खड़ी करने में। वो इंडस्ट्री जो हमने बड़ी मुश्किलों से खड़ी की थी वो दिनों के अंदर कब्रिस्तान बन गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वक्त वेंटिलेटर पे है। सीमेंट बनाने वाले, टाइल बनाने वाले, स्टील, पेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री तमाम बंद हो रही है। खुदारा कुछ रहम करें। और यह पाकिस्तान के साथ हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अच्छा, वो शहबाज शरीफ जो हमेशा एक बात कहता था कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर का बेचूंगा। शहबाज शरीफ ये कहता था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें, मैं आकर पेट्रोल 70 रुपए लीटर बेचूंगा। यह शहबाज शरीफ का दावा था कि इमरान खान 70 रुपए लीटर का पेट्रोल क्यों नहीं बेचता, उसे बेचना चाहिए 70 रुपए लीटर का पेट्रोल। यह शहबाज शरीफ दावा करता था, बार बार कहता था। फिर इन्होंने बड़े एहतजाज किए, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया। इमरान खान ने बार बार मना किया उस वक्त बाजुआ को कि यह ना करो, मईशत बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, बर्बाद हो जाएगी। हम ग्रोथ कर रहे हैं 6% से, 6% से, और हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पीछे मत धकेलो, ये मत करना तजुर्बा। उन्होंने कर दिया। और अब हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम लेवी पर फी यूनिट 4.65 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी है। यानी अब जो भी मोटरसाइकिल वाला या कार वाला या कोई भी गरीब आदमी जो पेट्रोल लेगा वो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 84.27 रुपए पेट्रोलियम लेवी देगा। 1 लीटर पेट्रोल पे 84.5 रुपए सिर्फ आपका पेट्रोलियम लेवी है। ये एक किस्म का टैक्स है। आप पेट्रोल के 1 लीटर पे 100 रुपया टैक्स दे रहे हैं। उस वजीर आजम के दौर में जो कहता था कि मैं आगे 70 रुपए लीटर का पेट्रोल कर दूंगा, जिसने पेट्रोल 70 रुपए लीटर देना था वो पेट्रोल पे सिर्फ टैक्स ही 100 रुपए के करीब ले रहा है। अंदाजा करें आप। और एक और चीज आपको बताता हूं मैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब पेट्रोल सस्ता बेच रहे थे तो आलमी मंडी में बहुत महंगा था, और आज आलमी मंडी में बहुत सस्ता है। आधी कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है। इमरान खान दुगनी कीमत पे खरीद के आज से कम पैसों में दे रहा था, आधे पैसों में, और ये आधी कीमत के खरीद के इमरान खान से दुगने पैसों में दे रहे हैं। ये तब्दीली ये पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, इसीलिए तो सारे के सारे लोग रोते हैं। इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की मईशत को, तबाह बर्बाद करके रख दिया, और दिन रात खांचे चल रहे हैं इनके। ये देखें ना आप, ये नईम हैदर पंजूता साहब ने भी लिखा है इसको, आलिया हमजा साहब ने भी लिखा, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी लिख रहे हैं। ये जो इन्होंने पंजाब में सुथराई की है ना, करप्शन की है, कमाल की है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एजीपी की साल 2025 की ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिटर जनरल जो होता है ना, ये ऑडिट करता है हुकूमतों का। अब ये पंजाब हुकूमत का ऑडिट आ गया, उसकी रिपोर्ट आ गई। जरा इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख लें, एक साल में इनकी कारकर्दगी क्या है। ये कुछ चीजें हैं। खुफिया फंड के अखराजात में 550 मिलियन रुपए से ज्यादा की करप्शन इन्होंने कर दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, यानी जो इन्होंने सीसीडी बनाई हुई है, पंजाब से मुंसलिक गैर बाकायदा अकाउंट्स में 404.2 मिलियन रुपए की करप्शन हो गई। अंदाजा करें आप कि इसमें भी करप्शन, सीसीडी में भी। होम सेक्शन में 99.5 मिलियन रुपए की करप्शन हो गई। धोखाधही और खुर्द-बुर्द की इन्होंने 3.1 अरब रुपए की करप्शन। गैर मजाज अदायगियां और जायद रकूम जो पैसे नहीं देने थे वो भी दे दिए। 25.4 अरब रुपए की करप्शन कर दी इन्होंने। माली बद इंतजामी इनकी 10.6 अरब रुपए की करप्शन की इन्होंने। गैर कानूनी खरीदारियां, जो कानूनी तौर पे ये खरीदारी होती है वो तरीके छोड़ के, तरीकेकार से हटके गैर कानूनी खरीदारियां जो इन्होंने की वो 43 अरब रुपए की इन्होंने। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुतालिक बेकायदगियां 8.2 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने वहां पे की। कारकर्दगी में नकायस 3.6 अरब रुपए की करप्शन। गैर कानूनी कंसोलिडेटेड फंड्स 988 अरब रुपए की करप्शन। ये जनाब इनकी पंजाब की कारकर्दगी है। ये सुथरा पंजाब आप देख भी लीजिए और बाकियों को दिखा भी दीजिए। ये हालात इन्होंने कर दिए नाजरीन पंजाब के। अब नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, मजे ही आ गए उनको। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल गया। कैसे मिला? ये हुआ ये
कि जो अमन का नोबेल इनाम मिला था वो मिला था वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को। अब मारिया कोरिना को मिल गया था नोबेल इनाम, वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर जो जेल के अंदर थी, जिसने तकलीफ बर्दाश्त की है, और मादुरो के खिलाफ आपको पता है फिर वो मिल ही जाना था। तो मादुरो को उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इन्हें लगा मैं सदर बन जाऊंगी। अब ये जनाब पहुंच गई व्हाइट हाउस और जाकर इन्होंने जो अपना अमन का नोबेल इनाम इन्हें मिला था वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के काम देखे उन्होंने ले भी लिया। इन्होंने कहा जी मुझे ये इनाम मिला, ये मैं डोनाल्ड ट्रंप को देती हूं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो मैं अपनी आवाम की तरफ से इनको दे रही हूं। तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें सदर बना दिया जाएगा, हो सकता है बना भी दे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम तो चाहिए था, अब चाहे ऐसे करके आए चाहे घूम फिर के आ जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की एक शेल्फ में अमन का नोबेल इनाम पड़ा रहेगा जो उन्हें वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर ने गिफ्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमन बोर्ड का ऐलान कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। ट्रंप ने कहा इट इज माई ग्रेट ऑनर टू अनाउंस दैट द बोर्ड ऑफ पीस हैज बीन फॉर्म्ड, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। अब बोर्ड हमने बना दिया है, बहुत जल्दी हम मेंबर्स का ऐलान कर देंगे, और वो ये कह रहे हैं बड़े ज़बरदस्त लोग जो हैं वो उनको शामिल किया गया उसके अंदर, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। आपके तवज्जो देने का शुक्रिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया को क्या सरप्राइज देते हैं। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचाऊं, ये बड़ी अजीबोगरीब खबर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए अदालत ने बड़ा सख्त हुक्म जारी कर दिया। मजूका साहब कहते हैं ईमान मजारी और उनके शौहर समंदर पर हैं या आसमान पर हैं, गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये दो वकीलों को गिरफ्तार करने के लिए जज साहब उतावले हुए जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर जिस मुल्क में दहशतगर्दी में रोजाना कत्लेआम हो रहा है और दहशतगर्दों को सजाएं नहीं हो रही। DGISPR जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में